Yes, so hi everyone and a warm welcome to our this particular lecture. Special kind of a lecture सुनना इसका स्कोप क्या है so that what you can expect out of this. RTP को रिलीज करे हुए ऑलरेडी टाइम हो चुका था, सो आई एम नॉट इंटेंडिंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल इन अ टिपिकल फॉर्मेट। उसके लिए काफी सारी वीडियोस है, काफी सारे बच्चों ने वो चीज कर भी ली होगी। तो सर क्या हम वीडियो छोड़ दे क्या क्योंकि हमने तो आरटीपी कर लिया? नो, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज मैं आपके जितने भी क्वेश्चन है उसमें से जो भी लर्निंग्स आती है ना, लर्निंग्स मतलब जो मिस्टेक एरियाज बोलते हैं, और यू कैन से हॉट्स। इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट आपके May 24 के लिए हॉट्स की एक वीडियो निकाली थी विच रिसीव्ड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। उस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चीजें लिख रखी है कि इसमें क्या क्या गलती होने के चांस है और क्या क्या पॉइंट्स आपको रिवाइज करने हैं। माय टारगेट टाइम वुड बी अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। सो इन नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स में आपको जितने भी आरटीपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो क्विकली बता दूंगा। तो मैं क्वेश्चन रीडिंग में टाइम नहीं लगाऊंगा। अगर आपने कभी भी आरटीपी नहीं करी है तो एक बार आप यू विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स। आप एक बार आरटीपी को फटाफट से रिव्यू करो, गलतियां हो रही है नहीं हो रही जो भी एक बार क्वेश्चंस में से गो थ्रू करो और उसके बाद ये वाला वीडियो देखो। आपको पूरा आरटीपी में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे वो यहां से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको आरटीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, स्टिल आई वुड जेन्युइनली एडवाइस यू टू इन्वेस्ट 20-30 मिनट्स एंड आपको कुछ कुछ पॉइंट्स का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो उससे हम ये जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो द आरटीपी इज फॉर योर ऑब्वियसली पेपर नंबर 5 इनडायरेक्ट टैक्सेस। अमेंडमेंट्स इस बार कुछ खास है नहीं, वो जो आपका पब्लिकेशन है वो बहुत बड़ा है, उसमें से वो रिपीट हुई है May 24 की अमेंडमेंट्स। क्लास वालों के लिए कुछ भी अमेंडमेंट नया नहीं है बिकॉज क्लास में हमने नोट्स में और इन द क्लासेस ओनली वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। ठीक है, चलो अब ये वाला आपका एक पहला क्वेश्चन था, इसके अंदर 20 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं आपको, तो वो हम जरा ढंग से देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या लर्निंग्स निकल के आ रही है। ये सिनेरियो 1 आपने अगर पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक पॉइंट आ रहा था आपका डिस्टिंक्ट पर्सन का, जो कि हम क्लास में भी बहुत टाइम लगाते हैं, 25 सबसेक्शन 4 एंड 25 सबसेक्शन 5। अगर आपका एक स्टेट के अंदर इफ देयर इज वन रजिस्ट्रेशन, मतलब मेरा एक स्टेट में फॉर एग्जांपल दिल्ली, अगर मेरा दिल्ली में 2 यूनिट्स है लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन एक ही लिया है, तो क्या ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट बनेगा? आंसर इज नो। आपको दिमाग लगाना है 25(4) में और 25(5) में, हाँ या ना? 25(4) में तब होता है जब मेरे मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन हो, फिर चाहे एक स्टेट में हो चाहे अलग अलग स्टेट में हो, आई डोंट केयर, बोथ द रजिस्टर्ड यूनिट्स आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्संस। और उनके बीच में अगर सप्लाई होएगी तो वो मानी जाएगी शेड्यूल नंबर 1 के अंदर, सीजीएसटी एक्ट के अंदर। माना कि द इंप्लीकेशन इज दैट विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई बन जाता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होएगा। और इस वाले में उन्होंने वही चीज आपसे टेस्ट करी थी विद रिस्पेक्ट टू विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि एक स्टेट के अंदर 2 यूनिट थे लेकिन रजिस्ट्रेशन एक ही थी, इसीलिए वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा, इसीलिए शेड्यूल नंबर 1 नहीं आएगा और इसीलिए बिना कंसिडरेशन वहां पे कोई भी जीएसटी की बात जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, फिर एक ही क्वेश्चन नंबर 2 था विद रिस्पेक्ट टू इट वाज टेस्टिंग। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट लिंक करवा के दे रहा हूं ताकि आपको फटाफट से काम हो जाए। ठीक है, 180 डेज का एक पीरियड होता है फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग योर आईटीसी। बोले तो अगर मैं रेसिपिएंट हूं और मैंने पेमेंट अगर 180 डेज में नहीं करी सप्लायर को, तो मुझे आईटीसी उतना प्रोपोर्शनेटली रिवाइज करना पड़ेगा इन द इमीडिएटली नेक्स्ट रिटर्न। लेकिन दैट 180 डेज पीरियड इज नॉट एप्लीकेबल इन 3 स्पेसिफिक केसेस। केस नंबर 1 इज शेड्यूल नंबर 1 जिसके अंदर कंसिडरेशन होता ही नहीं है। शेड्यूल 1 किसका? सीजीएसटी का। कहीं पे भी सेक्शन और शेड्यूल लिखोगे तो आपको सीजीएसटी है या आईजीएसटी है ये बताना पड़ेगा। सेक्शन लिख रहे हो, आगे कुछ नहीं लिख रहे, मैं क्या समझू आप सीजीएसटी की बात कर रहे हो या आईजीएसटी की बात कर रहे हो? सेक्शन 12 आपके दिमाग में चल रहा है आईजीएसटी का प्लेस ऑफ सप्लाई, पता चले वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई आप लिख के आ रहे हो, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, सो ऑलवेज कोट द एक्ट एज वेल। ठीक है, सेकंड केस होता है आरसीएम के अंदर, क्योंकि आरसीएम के अंदर तो मैं ही पेमेंट करता हूं डायरेक्टली टैक्स की गवर्नमेंट को, तो यहां पे वो 180 डेज का पीरियड नहीं लगता। और तीसरा होता है 15(2)(b) दैट इज सप्लायर्स ऑब्लिगेशन विच इज पेड बाय द रेसिपिएंट, तो वहां पे भी मैं वो अमाउंट सप्लायर को नहीं पे करता, तो मैं 180 डेज का पीरियड कैसे लगाऊंगा? इस क्वेश्चन 2 में वही वाली बात उन्होंने टेस्ट करी थी कि क्या आईटीसी रिवर्स करना है या नहीं करना, उसके हिसाब से आपका आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 बहुत इजी था तो मैं नहीं करा रहा, इसमें कोई पॉइंट निकल के नहीं आता है, इसमें भी कोई पॉइंट निकल के नहीं आता है। ठीक है, फिर इन्होंने नेक्स्ट जो एमसीक्यू आपसे पूछे हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू न्यू केस स्टडी। आप इसको पूरा रीड करो, मैं आपके पास सीधा पॉइंट्स लेके आना चाहता हूं। क्वेश्चन 6 में कोई पॉइंट नया नहीं था। आई डोंट नो वेदर ये आपको अप्रोच कैसा लगेगा, लेकिन मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है इन द सेंस कि मैं आपके साथ सिर्फ वो रेलिवेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं इन कंसेप्चुअल मैनर रादर देन क्वेश्चन आंसर लिंक करना, कि क्वेश्चन के आंसर तो ऑलरेडी दे रखे यार आपको, है ना? देखो, इन रिलेशन टू द इंसेंटिव पेड टू घनश्याम दास इन गुजरात। अब इसमें क्या हुआ था, अगर आप घनश्याम दास का केस इसमें पॉइंट देखोगे ना, तो दिस वाज लीडिंग टू अ कमर्शियल क्रेडिट नोट का पॉइंट। अब ये कमर्शियल क्रेडिट नोट क्या होता है, ये एक्चुअली ना बहुत सारे क्लासेस में आई डोंट नो ढंग से हुआ नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेरी बहुत बार आई है मेरे को।
सो क्रेडिट नोट यू ऑलरेडी नो, जिसके अंदर हम आईटीसी का इंपैक्ट भी लेते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कमर्शियल क्रेडिट नोट क्या होता है? कमर्शियल मतलब सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब के लिए। तो ये जो मैं कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करता हूं या फिर मेरे को इशू होता है, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, कि मुझे हिसाब किताब प्लस माइनस करना है। दिस हैज नो लिंक विद जीएसटी, नो लिंक विद जीएसटी। तो इसका जीएसटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, उसी से आपका ये वाला आंसर निकल जाएगा कि इसके अंदर कोई भी जीएसटी इंप्लीकेशन होता ही नहीं है। ठीक है, पेपर में अगर कमर्शियल क्रेडिट नोट आया तो 8 और 9 बहुत इजी थे। अब इसमें ना क्या होता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमेशा प्रॉब्लम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या कैसे दिया होगा, जैसे लेट्स से हयात लिमिटेड, ये कंपनी है, इसका एक होटल है हयात मुंबई, ठीक है, हयात मुंबई, और मैं दिल्ली से जा रहा हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ और हयात में रह के आ रहा हूँ। तो एकदम से वो दिमाग में आता है, सर ये सप्लायर यहाँ का है, लेट से मुंबई में रजिस्टर्ड है ये वाला यूनिट, और हम दिल्ली के हैं, तो वो इंटर नहीं। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, मुझे बताओ, इंटर इंट्रा का मतलब इतना सारा पढ़ाई होने के बाद समटाइम्स वी लूज आउट ऑन द बेसिक्स। हमारा द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज डिसाइडेड एज पर व्हाट? इज इट डिसाइडेड एज पर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट, और इज इट डिसाइडेड एज पर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई? सर प्लेस ऑफ सप्लाई। और जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है, होटल में रहना आ जाता है, गेस्ट इन में कुछ रहना आ जाता है, फंक्शंस होते हैं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। तो आपका पीओएस यहाँ पे मुंबई बन जाएगा, ये सप्लायर मुंबई का है, ये इंट्रा बन जाएगा, ये इंट्रा बन जाएगा। और अगर मैं सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं तो मैं यहाँ पे सीजीएसटी और महाराष्ट्र एसजीएसटी, तो इसका मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही गलती होती है कि आप इंट्रा नेचर सही से जो है कैरेक्टराइज नहीं करते हो। नेक्स्ट, इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, जिसको याद रहा सो रहा, इसलिए मैं सीधा याद दिला रहा हूं। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस फॉर ई वे बिल। अगर ई वे बिल की बात आती है और मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं एम्प्टी कार्गो कंटेनर बोले तो इसके अंदर कोई माल नहीं है, तो उसके ऊपर मुझे ई वे बिल की जरूरत नहीं होती। वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन नंबर 12 था, दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टम्स एक्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, मतलब इसके अंदर लल्लू क्वेश्चन था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में इट वाज अ प्रॉपर, जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, ठीक है, उसके अंदर आपको जीएसटी की लायबिलिटी निकालनी होती है। अब उसका फॉर्मेट मैं हर बार बताता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। पिछली बार ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, इट वॉज विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक बेसिक फॉर्मेटिंग दी थी आपको, जरूर देखना। उसमें मैंने हार्डली आधे घंटे में आपको कुछ केस स्टडीज बताई है, अब जरूर देखना उसको, ठीक है। May 24 के टाइम मैंने डाली थी, इस बार भी शायद दोबारा डाल दूंगा, लेकिन सुन लो फिर से। सी, whenever they ask you net GST liability to be paid in cash, this small yet very powerful sentence has 3 aspects to it which you need to solve. Point number 1 is your output liability. आउटपुट मतलब जो आप प्रोवाइड कर रहे हो और उसकी लाइबिलिटी है। सेकेंड एस्पेक्ट इज योर आरसीएम रिलेटेड इनवर्ड सप्लाईज, मतलब जो आप रिसीव कर रहे हो उसके ऊपर आपको आरसीएफ के अंदर पे करना है। प्लस इसमें ध्यान रखना ये चीज सिर्फ कैश में ही पे करनी होती है। एंड थर्ड एस्पेक्ट इज योर कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी। अब करना क्या, ये जो आरसीएम वाला जो आप इनवर्ड सप्लाईज रिसीव कर रहे हो ना, ये आपका आईटीसी में भी आएगा, और प्लस आपको ये उसी टाइम पे भी करना होता है। तो पेपर में क्या करना, आप आउटपुट लायबिलिटी प्लस आउटपुट लायबिलिटी माइनस आईटीसी और फिर ऐड करना ये वाला। सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ये पहले ऐड कर दिया और आईटीसी बाद में माइनस किया तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप आईटीसी यूज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ दिस आरसीएम इनवर्ड सप्लाईज। मैं क्या बोल रहा हूं, आप पहले आउटपुट लायबिलिटी निकालना, ठीक है। आउटपुट लायबिलिटी के बाद लेस करना आईटीसी, जिसका आप एक वर्किंग नोट नीचे दिखा दोगे, और इसके अंदर ऐड करना आरसीएम लायबिलिटी इन कैश जो आपको पे करनी होती है। ऑब्वियसली दिस अमाउंट विल बी इंक्लूडेड हियर एज वेल। कहने का मतलब ये है, जो कैश में पे करना होता है आरसीएम वाला, उसके अगेंस्ट आईटीसी नहीं यूज होना चाहिए। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब प्रैक्टिस कम है। जो मैंने अभी बात बोली ना, ये उसी को समझ में आएगी जिसने हाथ से 14 मार्कर सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब यहां पे एक बात लिखी थी कि सप्लाइड गुड्स में सिर्फ आपको उस पिन पॉइंटेड एरियाज बता रहा हूं, आप पिन पॉइंटेड एरियाज, ये मत समझना सर क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ाने का भी टाइम पर्पस नहीं है मेरा यहाँ पे, मैं आपको पिन पॉइंटेड एरियाज बता रहा हूँ, सुन लो। जो बोल रहा हूँ उतना सुनते जाओ। यहाँ पे कुछ गुड सप्लाई करे वर्थ 10 लाख रुपीज सप्लाइड टू एसीजेड। हियर अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स कमिट सिली मिस्टेक्स। कैसे, क्या लिखा है, सप्लाइड गुड्स ऑफ वैल्यू 35 लाख टू चोक्सी लिमिटेड जामनगर गुजरात, इंक्लूडिंग गुड्स वर्थ 10 लाख। अब इंक्लूडिंग लिखा है ना, तो इसको 35 माइनस 10, ये अभी तो समझ आता है, पेपर में जल्दबाजी कर देते हो आप। पेपर में 10 लाख अलग लेते हो, 35 लाख अलग लेते हो। नहीं भाई, 35 लाख में से इंक्लूडिंग बोला है ना, फर्दर नहीं बोला। एक एक वर्ड इंग्लिश का ध्यान देना, इंक्लूडिंग बोल रहे हो या फर्दर बोल रहे हो या एडिशनली बोल रहे हो, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 25 लाख पे नॉर्मल जीएसटी का इंप्लीकेशन लेना है, और 10 लाख एसईजेड को दिया। एसईजेड को दिया फॉर द पर्पस ऑफ ऑथराइज्ड ऑपरेशंस भी आप अजम्पशन डालना,
एसईजेड यूनिट को दे रहे हो ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए, तो उस केस में वो 0 रेटेड माना जाता है। और इसके अंदर मुझे चेक करना होता है कि क्या मैं आईजीएसटी पे करूंगा या मैं एलयूटी के अंदर जाऊंगा। नीचे क्वेश्चन ने दिया हुआ है एलयूटी, इसलिए यहाँ पे कोई जीएसटी का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बोला है, सोल्ड हेवी प्रिंटिंग मशीनरी परचेज फ्रॉम जापान फॉर 5,10,000 इन हाईसी टू धूमकेतु प्रिंटर मुंबई महाराष्ट्र। अब यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा सर ये क्या डिस्कस कर रहे हो, हमें क्या पागल समझ रखा है आपने, हमें आता है ये सब। अरे आता है, लेकिन पेपर में कई बच्चे अभी भी इसको एग्जेम्प्ट लिख के आते हैं। भाई साहब एग्जेम्प्ट नहीं लिखना है। शेड्यूल 3 के अंदर सीजीएसटी के अंदर अगर कोई बात लिखी गई है तो इट मींस इट इज नीदर गुड्स नॉर सप्लाई, हेंस देयर इज नो जीएसटी। आप एग्जेम्प्ट नहीं लिख सकते। एग्जेम्प्ट वो होता है जिसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए था, लेकिन वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशंस दैट वी स्टडी इन चैप्टर नंबर 4। तो पेपर में एग्जेम्प्ट वर्ड लिखा तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। मार कैसे पड़ेगी, नंबर कट जाएंगे अगर अच्छा एग्जामिनर मिला तो, नहीं तो कई जने तो वो भी पता नहीं मुझे क्या करते हैं आईसीआई वाले। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शेड्यूल 3 का रेफरेंस देना है और बोलना है नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। ठीक है, सेम बात यहाँ पे लिखी गई है, जब गुड्स बिना इंडिया लाए मर्चेंट ट्रेडिंग की फॉर्म में वो भारत के बाहर दे दिए जाते हैं। अच्छा, मर्चेंट एक्सपोर्टर, एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर अगर आप कुछ परचेज करते हो तो उसके ऊपर एक रेट होता है। अब ये रेट जिसको नहीं याद होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो 9% और 9% लगा देगा। तो प्लीज ये आई होप आपने गलती नहीं करनी। क्लास में हमने इसके ऊपर एक डायग्राम के साथ पढ़ा था, ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे एक डायग्राम था 0.1% वाला। ठीक है ना, चलो अब एक बात ये देख लेते हैं। देखो वो जो मशीनरी सेल हुई है ना हाई सी में, अभी अभी हमने ऊपर किया, ठीक है, अब इसका आईजीएसटी कौन पे करेगा मुझे बताओ। हाई सी में मैंने किसी को सेल कर दिया, आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स द मैटर विच इज हैंडेड ओवर टू द आईजीएसटी लॉ, वो कौन पे करेगा, वो वही पे करेगा ना जिसको बेचोगे। क्यों, क्योंकि ही विल बी द वन हु इज गोइंग टू क्लियर द गुड्स। क्लियर मतलब, अरे भाई कस्टम्स में से जो क्लियरेंस लेगा, कस्टम्स में से जो क्लियरेंस लेगा वो पे करेगा ना आईजीएसटी, तो वही आईजीएसटी का क्रेडिट भी लेगा। आप क्रेडिट मत ले लेना, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाती है। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे जितने भी मिस्टेक एरियाज है वो डिस्कस किए जा रहे हैं, उसको बस तरीके से एक बार हाथ से आपको सॉल्व करना है। ओके, ये क्या बोल रहे हैं, मिस्टर दिनकर पेड अ सेल्स कमीशन ऑफ 5 लाख। ये अच्छा पॉइंट है, जरा सुन लेना। मिस्टर दिनकर मेरा क्लाइंट पेड सेल्स कमीशन ऑफ 5 लाख टू मिस्टर केंजो ऑफ जापान हिज एजेंट इन कनेक्शन विद ऑल द इंपोर्ट्स फ्रॉम जापान। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मुझे बताओ यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए मुझे सेक्शन 12 लगाना है या सेक्शन नंबर 13 लगाना है आईजीएसटी का। सर 12 लगता है जब दोनों इंडिया के हो, ये लगेगा सेक्शन नंबर 13। क्यों, क्योंकि सर वो जो मेरा एजेंट है ना वो जापान का है, हाँ या ना। चलो सर ये तो लग गया। इंटरमीडिएट के केस में अगर आपको स्पेसिफिक सबसेक्शन याद आ रहा होगा तो ही आपका आंसर हो पाएगा, दैट इज 13 नंबर 8 इन विच द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ एजेंट। लोकेशन ऑफ एजेंट बोले तो यहाँ पे वो जो जापान में है मिस्टर केंजो, so Mr. Kenzo is in Japan, so the place of supply will be Japan. Supplier is outside India. Will this be an import of service? Import of service section number 2 IGST के हिसाब से होता है supplier outside India, recipient in India and place of supply in India. But here the place of supply is outside India. समझ पा रहे हो, हाँ या ना। तो ये इंपोर्ट नहीं है बेटा जी, और जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है तो आरसीएम क्यों लगेगा। कई कबार बच्चा है पे आरसीएम ले लेता है, 5 लाख के ऊपर 18% जीएसटी पे करवा देता है। क्यों पे करवाओगे क्लाइंट से ऐसे, है ना। तो बेसिक्स को स्ट्रांग रखो। आरसीएम लगाने से पहले इंपोर्ट की डेफिनेशन को एनालाइज करो, इंपोर्ट की डेफिनेशन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई एनालाइज करो, और प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए 12 लगना है या 13 वो तरीके से देखो। ठीक है, चल यहाँ पे कुछ रॉ कॉटन परचेज किया था एग्रीकल्चरिस्ट से। अब भाई साहब गुड्स का आरसीएम आपके कोर्स में ऐड हो चुका है, तो एग्रीकल्चरिस्ट से वो आरसीएम लग जाता है। टेबल था, जिसको याद होगा सो याद होगा, बाकी इसके अंदर कोई नया पॉइंट नहीं था, हाँ या ना। चल अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो एक आया था कुछ स्टूडेंट्स का कि सर बड़ा ही कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज तब होता है बच्चा जब बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे। आपको इसके अंदर 3 सेक्शन दोबारा नोट से पढ़ने, मेरे से पढ़े हो तो मेरे बुक में जाओ, बल्कि ईसीओ का हमने पूरा एक डायग्राम किया है 9 रजिस्ट्रेशन को लिंक करके ईसीओ का एक डायग्राम किया था बुक में, उसको प्लीज एक बार रीड करो तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मेरे पढ़ाने से नहीं समझ में आएगा दोबारा, क्योंकि ये क्वेश्चंस अब इस लेवल पे यू आर इन दैट पोजीशन टू कॉम्प्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड, टू डाइसेक्ट कि मुझे इसके अंदर क्या आंसर करना है। 22 बात करता है रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स के हिसाब से, 24 बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे आपको 9(5) एंड 5(5) मतलब सीजीएसटी का और आईजीएसटी का यूज करना है। ठीक है, ये सीजीएसटी का, ये आईजीएसटी का, विच टॉक्स अबाउट द नोटिफाइड सप्लाईज। सो व्हाट आर द नोटिफाइड सप्लाईज, 4 सप्लाईज होते हैं। अगर वो इसके अंदर फॉल होते हैं तो नो नोटिफाइड सप्लाईज मतलब क्या, इट शैल बी अज्यूम्ड एज इफ द ईसीओ इज द सप्लायर, और ईसीओ अगर सप्लायर हो जाएगा तो यहाँ पे टीसीएस की बात 52 की आती ही नहीं है। उसमें से एक एकोमोडेशन सर्विस भी दे रखी है ना, एकोमोडेशन सर्विस, लेकिन उसके लिए एक एक्सेप्शन है कि वो उसकी खुद की लिमिट जो है वो पार ना हो रही हो टर्नओवर की, जो इसके अंदर नहीं हो रही थी।
ठीक है, तो वो एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन अब आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए. सी, वन इज नोइंग द लॉ, वन इज डाइसेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन. सो विद दिस कॉन्टेक्स्ट आई वांट यू टू ट्राई अगेन. फिर से डाउट आया पूछो, बता दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल देना. नंबर पता है ना मेरा, डाल रखा है मैंने वैसे सब जगह, लिख लो 9560436910. ऑफिशियली कॉन्टैक्ट है, कोई नहीं चेक करता, मैं ही चेक करता हूँ. मेरे पास कोई बड़ी टीम वीम कुछ नहीं है, मैं ही सब देखता हूँ. ठीक है, तो कर लेना इस पे कॉन्टैक्ट, बात कर लेंगे. बाकी एक इसके अंदर कंसेप्ट और टेस्ट हुआ था, ईसीओ एक से ज्यादा इन्वॉल्व है तो जो पेमेंट रिलीज करेगा सप्लायर को. इसके अंदर क्या हो रहा था, एक ईसीओ खुद ही सप्लायर था, तो दूसरा वाला ईसीओ ही तो टीसीएस कट करेगा. ओके, चलो. क्वेश्चन नंबर 15 वाज टेस्टिंग योर सेक्शन नंबर 65, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट. अब ऑडिट में क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है, 3 महीने का. और वो 3 महीने का टाइम पीरियड पता है कब से स्टार्ट होता है, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से. सर लेकिन हम तो ये सब करते ही नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं कभी. पूछ लिया ना अब इन्होंने, ऊपर ऊपर से करने वाले सब फंसेंगे यहाँ पे. कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट कैसे निकालना है यही नहीं पता होता कई बच्चों को, वैसे कैसे चलेगा. वो देखना होता है आपको जब उन्होंने आपके यहाँ पे एक्चुअल में काम स्टार्ट करने के लिए आए, या फिर आपने इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल करवाई, विच एवर इज लेटर. तो देखो, टैक्स अथॉरिटीज विजिटेड ऑन 20 December and requested for records, documents, books. This required the required books, documents, records are provided by the company Goom Goom, जो कि क्लाइंट है, on 30 December. तो 20 दिसंबर से कैसे स्टार्ट हो जाएगा, लेटर 30 दिसंबर से उनका टाइम स्टार्ट होगा ना. तो 3 महीने जो आपको काउंट करने हैं वो 30 दिसंबर से, विच एवर इज लेटर डेट से. यही बात इसके अंदर आपको पकड़ के चलनी थी. और यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा था कि क्या टैक्स अथॉरिटीज 2 फाइनेंशियल ईयर्स का एक ही टाइम पे ऑडिट कर सकते हैं या एक ही साल का कर सकते हैं. देखो, द ऑडिट कैन बी ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर, कैन बी ऑफ पार्ट देयर ऑफ, एंड और कैन बी ऑफ मल्टीपल्स. तो मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर. ये आपकी मैं बेर एक्ट की लैंग्वेज बता रहा हूं, पढ़ लेना अगर नहीं याद तो. यस, मल्टीपल्स भी पॉसिबल है, 2 साल 3 साल 4 साल का भी कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या था, मैंने एक छोटा सा पॉइंट मार्क किया है. हाँ, इसके अंदर था आपका विथ रिस्पेक्ट टू वो जो आप रिफंड वगैरह लेते हो ना, मतलब आपने बेनिफिट्स लिए और आपका बाहर जो पैसा आना था रियलाइजेशन एक्सपोर्ट का वो आया ही नहीं है, तो आपको आपने जो जो रिफंड लिया ना वो आपको वापस करना पड़ता है अगर आरबीआई का टाइम लिमिट खत्म हो गया तो. दैट इज अ वेरी प्रोसीजरल एस्पेक्ट, वेरी 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 प्रोसीजरल एस्पेक्ट. आई थिंक चैप्टर नंबर 16 में आपके आईसीआई के हिसाब से. इसके अंदर एक छोटी सी बात बस मुझे आपसे करनी थी. उन्होंने पूछा है whether this company can claim the refund back in case sale proceeds are realized at a later date. मतलब ओरिजिनल टाइम पीरियड खत्म हो गया, कंपनी ने विद इंटरेस्ट पैसा वापस किया रिफंड का, बाद में जाके उसने जो है वो सेल प्रोसीड्स रियलाइज कर लिए, तो वो दोबारा क्लेम कर सकती है क्या रिफंड. आंसर इज यस, कर सकती है, लेकिन उसके आगे आपको 2 बातें लिखनी पड़ेंगी. एविडेंस ऑफ रिसीट विद इन 3 months ऑफ रिसीट देना पड़ता है, एंड दिस लेटर डेट शुड बी विद इन एक्सटेंडेड पीरियड बाय आरबीआई. लेटर मतलब कितना लेटर, आरबीआई ने एक्सटेंशन देनी हो चाहिए तो ही आपको ये अलाउड है. ये बात बच्चे नहीं लिखते तो नंबर कट जाते. 17 बहुत ही प्यारा सा डायरेक्ट सवाल है, यहाँ डिस्कस नहीं करना. 18 का कॉरिजेंडियम आ गया था तो उसको जरा अपडेटेड तरीके से एक बार चेक कर लेना. यहाँ पे नहीं करने की जरूरत क्योंकि नया पॉइंट नहीं है. कस्टम्स का हमेशा एक वैल्यूएशन का सवाल आता ही आता है, 99.9% आएगा ही आएगा. जितने क्वेश्चन हो, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस जो आपके वो रहते हैं बैक क्वेश्चन, वो प्लीज कर लेना. ठीक है, और ये 20वां सवाल, 19 सवाल में तो कुछ है नहीं है. एक छोटी सी बात आपसे बस आपको रिवाइज करानी थी फटाफट. प्रोविजनल अटैचमेंट जब होती है कस्टम्स के अंदर और उसके बाद आपकी फाइनल पेमेंट और निकलती है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. वो इंटरेस्ट पता है आपको कब से पे करना पड़ता है, वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट में आपको पे करना पड़ता है. अब इसके अंदर जैसे जो है अप्रैल, एक सेकेंड, इसके अंदर अब डेट तो मुझे भी रीड करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया है. एक सेकंड रुको. प्रोविजनल असेसमेंट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 30 जून. हाँ, तो इसके अंदर जैसे प्रोविजनल असेसमेंट अप्रैल में हुई है ना, तो कई बच्चे क्या करेंगे इसको 17 अप्रैल से दे विल टेक द इंटरेस्ट. नहीं, वो गलती मत करना. 1 अप्रैल से लग जाएगा. फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट मई, और इसके अंदर जो भी है जून, ये भी पूरा गया है. तकरीबन अप्रैल मई जून 3 महीने, 91 डेज, क्योंकि मई में 31 होते हैं तो 91 डेज के आसपास आपके बनेंगे. 91 डेज होना चाहिए आंसर. ठीक है ना, ओके. और रेट 15%. ठीक है, तो 15%, 91 डेज, ये वाली बात मत भूलना प्लीज. इसमें एफटीपी का डायरेक्ट पूछा है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ रोड टेप स्कीम, जिसको आता है सो आता है, तुक्का नहीं मार सकते. तो ये था मेरा 20 सवाल. इसके एक्चुअली दिस इज नॉट लाइक एन एमटीपी. आरटीपी इज नेवर लाइक एमटीपी. प्रॉपर जो सवाल जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है उतना लंबा नहीं होता. आरटीपी छोटा रहता है, एमसीक्यूज भी ज्यादा डिटेल नहीं पूछे, बहुत प्यारे छोटे छोटे एमसीक्यूज थे. So this was my way of covering. I invested how much? I invested around 20 minutes. I hope this was useful कि पूरा आरटीपी में एक एक क्वेश्चन करने की जगह आपको पॉइंट्स पता चल जाए.
अगर किसी बच्चे ने आरटीपी का टाइम नहीं भी मिला तो एटलीस्ट इस वीडियो से उसको ये पता है कि क्या क्या पॉइंट्स टेस्ट हुए थे। बाकी बहुत थियोरिटिकली नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद आपको MTP 2 भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो प्रॉपरली डिस्कशन रखते हैं हम। MTP 1 अगर आपको देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, ठीक है ना, वीडियो ऑलरेडी उसकी अपलोड हो चुकी है अलॉन्ग विद ऑल द केस सिनेरियोस। तो ये MTP 2 भी डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और भी कुछ आपके लिए प्लान हो रहा है, डोंट वरी। जस्ट इफ यू लाइक द कंटेंट आप जरूर इसको शेयर करना, क्योंकि मेरे लिए जीएसटी नया सब्जेक्ट था। जैसा लॉ में एक अच्छा नाम बनाया था वैसे जीएसटी में भी कोशिश चल रही है, बट वो उसके लिए मुझे आपका भी साथ चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ यार, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें शेयर हो रही होती है। ओके, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, हैव अ गुड डे और वॉट एवर, ठीक है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।